जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और न ही पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस बेसिकली ओवरऑल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। तो ये आर्टिकल पे बेस्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 448 टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, लेकिन ना तो सभी को पढ़ना ही पॉसिबल है और ना तो सभी इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा मेन कंसर्न है कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 35 से 40 ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए। तो उन्हीं आर्टिकल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो 35 से 40 आर्टिकल हैं, तो इसको दो पार्ट में मैं बनाऊंगा वीडियो को। तो आज हम पहला पार्ट देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, और शुरू करते हैं वीडियो। आर्टिकल 1 जो है, ये नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इस इससे संबंधित प्रोविजन को डील करता है। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन डायरेक्ट ऑप्शंस दे रखे होंगे कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो आर्टिकल नंबर 1। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 3, ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया, इससे डील करता है। यानी अगर नया स्टेट बनाना हुआ या एग्जिस्टिंग स्टेट्स के एरियाज को, उसकी बाउंड्री को, उसके नाम को चेंज करना हुआ तो आर्टिकल 3 उस प्रोविजंस को डील करता है। उसके बाद आर्टिकल 13, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये उन लॉस को डील करता है जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है। यानी अगर गवर्नमेंट कोई ऐसे लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट को वीक करता है या उनको एबॉलिश करता है या उनको किसी भी तरीके से प्रभावित करता है, तो वो लॉ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो उस लॉ को मान लिया जाएगा कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है, तो उस लॉ को इनकंसिस्टेंट घोषित कर दिया जाएगा, मतलब वो लॉ वैलिड नहीं रह सकता है। वो आर्टिकल 13 डील करता है इस प्रोविजन को। आर्टिकल 14, ये राइट टू इक्वलिटी का ही एक पार्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि फंडामेंटल राइट बेसिकली 6 कैटेगरीज ऑफ राइट है। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन। तो राइट टू आर्टिकल 14 जो है, ये राइट टू इक्वलिटी का ही एक पार्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 16, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो इससे संबंधित जो भी प्रोविजन है वो आर्टिकल 16 में है। इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय करती है तो उसमें ध्यान रखेगी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 17 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें प्रोविजन है अनटचेबिलिटी से संबंधित, यानी छुआछूत। अनटचेबिलिटी को जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो इलीगल होगा। अनटचेबिलिटी के नाम पे आप किसी को कहीं पे एंट्री होने से उनको नहीं रोक सकते हैं, ना तो उनको किसी स्पेशल कार्य करने से मना कर सकते हैं, क्योंकि अनटचेबिलिटी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, यू विल बी पनिश फॉर द सेम। तो क्योंकि ये अबोलिश हो चुका है, तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 19, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इसमें बेसिकली 6 राइट्स हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, एसोसिएशन का, असेंबली का, रेसिडेंस का, मूवमेंट का राइट। तो एग्जाम में जो बेसिकली पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 19 इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको कंठस्थ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21, ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कई बार पूछा गया है। कारण ये है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है और इसके दायरे को बहुत बढ़ाया है। तो इसके एक्सप्लेनेशन मात्र से ही गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी चीज़ें इंक्लूड की हैं जो गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब सारांश ये है कि गवर्नमेंट वो सारे काम करेगी जो ह्यूमन बींग के लाइफ को और इम्प्रूव करे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और अच्छा करे, बेहतर करे। तो इसी के अंतर्गत जैसे शेल्टर का राइट हो गया, आपको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी का राइट, भोजन का राइट, एजुकेशन का राइट, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। डिग्निटी का राइट, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि आर्टिकल 21 डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21 ए, ये है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन।
राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन का, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकारी 6 से 14 साल के बच्चों को मिलना चाहिए। ये है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये शुरुआत में नहीं था, इसको 86th अमेंडमेंट के थ्रू या इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूड किया गया है, तो 86 अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंक्लूड किया गया 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन एटसेट्रा। तो ये बेसिकली राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है, राइट टू फ्रीडम का एक पार्ट है ये 25। इसमें जो धर्म को मानने वाले हैं उनको अपने धर्म को मानने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर उनकी कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं तो उसको वो फॉलो कर सकते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस पर कोई बाध्यता नहीं होगी। तो ये आर्टिकल 25 डील करता है। धर्म का प्रचार प्रसार करना और धर्मांतरण करना दोनों में अंतर है, यहाँ पे समझना जरूरी है। अगर आप धर्मांतरण करते हैं किसी को जोर जबरदस्ती, तो वो एक इलीगल चीज है। अगर आपके धर्म के आपके प्रचार से आपके विचारों से प्रभावित होकर कोई आना चाहे तो उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो जबरदस्ती होता है तो इलीगल होगा। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो बेसिकली एग्जाम में देगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो नीचे ऑप्शन दे देगा 25, तो 25 सही होगा। आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके अंतर्गत माइनॉरिटीज को वो पावर दी गई है, वो राइट दिया गया है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे एमयू वगैरह हो गया, जामिया मिल्लिया हो गया, बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसी बेसिस पे इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो जब माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करेंगे तो उनके अंदर पढ़ाने का सिलेबस, उनके रूल और बहुत सी चीज़ें वही निर्धारित करेंगे, इसलिए उनको राइट है, राइट टू माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कई बार पूछा गया ये और इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 30। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 14, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। जैसा कि मैंने पीछे बताया 36 से लेकर के 51 तक, ये 36 से लेकर 51 तक ये आता है डीपीएसपी में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो ये 40 वाला जो है ये भी डीपीएसपी का एक पार्ट है। डीपीएसपी बेसिकली वो गाइडलाइंस है जो स्टेट को दी गई हैं कि जब वो पॉलिसी बनाए तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि एक जो कॉमन गोल है वहाँ तक हम पहुँच सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है हर सिटीजन के लिए एक ही सिविल कोड होगा, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जो सिविल से संबंधित लॉज होंगे, जैसे चाइल्ड के अडॉप्शन का, प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस का, मैरिज का, ठीक है, डावरी वगैरह जो लेते हैं, ये सब दुनिया भर की चीज़ें, मैरिज से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होगा उन सबसे संबंधित एक ही नियम होंगे, उन्हीं को बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी सिचुएशन ये है कि हर धर्म के अलग अलग मान्यताएं हैं, हर धर्म के अलग अलग नियम कानून हैं, शादी संबंधित, बच्चों के अडॉप्शन से संबंधित, प्रॉपर्टी से रिलेटेड संबंधित। तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोविजन को इंक्लूड करता है, और ये डीपीएसपी में कि अगर स्टेट ऐसी पॉलिसी और ऐसे नज़रिए को बढ़ाने की कोशिश करेगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हम जाए, तो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के अथॉरिटी और एरिया को इंक्रोच नहीं करेंगे, वो दोनों सेपरेटली काम करेंगे। आर्टिकल 51 ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और एक बार पूछा भी गया है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये डीपीएसपी में आता है, ये ड्यूटीज में आता है, राइट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के अंतर्गत आता है कि जो सिटीजन की ड्यूटी क्या है। तो आर्टिकल 51 ये है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आपको याद रखना चाहिए, आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51 है ये फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें टोटल 11 ड्यूटीज हैं। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें थी 10 ड्यूटीज। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज जो ये इंक्लूड की गई 1976 में, स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए ताकि सिटीजन जो है उनके अंदर कुछ ये भावना जाए कि हमारे सिर्फ राइट ही नहीं है, हमारी ड्यूटीज भी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज
इसके अंदर 11 टोटल ड्यूटीज़ हैं, पॉइंट्स हैं, तो बुक से आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज। और 1976 में ये इंक्लूड किया गया था। आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत आता है, माफ कीजिएगा यहाँ पे मेंशन नहीं है। आर्टिकल 51 ए। आर्टिकल 72 ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट है टू ग्रांट पार्डन, यानी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट का जो क्षमा देने की अथॉरिटी है, जो पावर है, वो इसके अंतर्गत आता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 110, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल के अंतर्गत आता है। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, कोई बिल वो मनी बिल है या नहीं है, इसका फैसला जो करेगी उसका फाइनल अथॉरिटी है लोकसभा के स्पीकर के पास, यानी स्पीकर डिसाइड करता है कि जो बिल आया है वो मनी बिल की कैटेगरी में होगा या नहीं होगा। आर्टिकल 110 इसको डील करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 112 ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज कॉमनली नोन एज बजट, ये डील करता है आर्टिकल 112। तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट जिसको बोलते हैं वो आर्टिकल 112 डील करता है। नेक्स्ट हमारा आता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ये आता है आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत। जो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को जो अधिकार है अध्यादेश जारी करने का, वो इसी आर्टिकल से आता है, आर्टिकल 1, 2, 3। तो प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ये गवर्नमेंट प्रेसिडेंट करते कब है ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए कोई हाउस होता नहीं, तो उस समय प्रेसिडेंट जो है ये प्रोमलगेट करते हैं ऑर्डिनेंस को। तो आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत उनको ये पावर मिलता है। तो देखिए जितने भी आर्टिकल ये हैं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बुक्स में जो भी दिया वही पढ़िए, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अ, सामान्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वनडे टाइप की एग्जाम की, उसके लिए तब आर्टिकल पढ़िए, किससे संबंधित है वो पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में ये ऑप्शन देंगे, वो ऑप्शन आपको मैच कराना होगा, बस टोटल आंसर से भी मतलब है। तो फिलहाल इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बाकी आर्टिकल को मैं इंक्लूड करूँगा। और अपने आप फीडबैक आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें मैं मिस भी कर दे रहा हूँ, शायद इसमें इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे कृपया बताइए। आशा करता हूँ आपको उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।